ठीक है, कलर मैच करना चाहिए यार बोर्ड का कपड़ों से। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैं आपको कुछ लार्जर टाइम फ्रेम का, ठीक है, मैं धीरे धीरे करके बोलूँगा ताकि हर एक किसी को पता चले। लार्जर टाइम फ्रेम का कुछ माइंडसेट आपको क्रिएट करके बताता हूँ। वाई द लार्जर टाइम फ्रेम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, मेरी नज़र में बैंक की फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा अच्छा एसेट्स को होल्ड करना होता है। ये मेरा मानना, ठीक है, मैं किसी को नहीं बता रहा, ये मेरा अपना मानना, ठीक है। तो लार्जर टाइम फ्रेम ऑलवेज ऑलवेज गिव्स रिवॉर्ड, कभी निराश नहीं करता ये, ठीक है। 78% एसेट्स कभी भी निराश नहीं करते, ठीक है, कभी भी निराश नहीं करेंगे हमेशा, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो ये जनरली मेरे हिसाब से किसी भी बैंक के रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैं इन्हें मानता हूँ, और ठीक भी है, सेफ भी है, ठीक है। इनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, दैट्स इट। अब जैसे लार्जर टाइम फ्रेम की बात करिए तो यहाँ पर सिर्फ शुरुआत होती है 1 वीक से, ठीक है, 1 वीक से लेके और एंड होती है 3 मंथ्स तक। 1 वीक का मतलब क्या हो गया? 1 वीक का मतलब हो गया एक कैंडल का जो टाइम है, कैंडल क्लोजिंग टाइम है ये, दिस इज द कैंडल क्लोजिंग टाइम। यहाँ लोगों से 1 मिनट की कैंडल वेट करने का समय नहीं है, एक एक हफ्ते की वेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 1 वीक का टाइम फ्रेम है 3 मिनट्स का, दिस इज ऑल्सो यूज एज अ लार्जर टाइम फ्रेम एनालिसिस, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये इसकी जो एक एवरेज जो एक एंगल होता है ना, इसमें एंगल पॉजिटिव ही होता जाता है, ठीक है। हमेशा इसमें जो एंगल है वो पॉजिटिव ही होता जाता है। कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो जनरली नेगेटिव में चले जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यूएस ऑयल $0.6 तक गया है, आज वो 60-70 चल रहा है, लेकिन वो $0.6 तक गया हुआ है। लो अब समझो, अगर मैंने उसमें 100 रुपये लगाए तो मेरे जीरो हो गए, 99% मेरा बैलेंस जीरो हो चुका है, ठीक। तो कुछ ऐसे एसेट्स भी हैं, वो कमोडिटीज में ज्यादातर ये चीजें होती हैं क्योंकि उनकी सप्लाई डिपेंड करती है, उनकी सप्लाई डिपेंड करती है नेचुरल फिनोमिनन के ऊपर कि कहाँ निकल रही है, नहीं निकल रही तो कम हो जाएगी, ठीक है, सप्लाई कम हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर उसकी तो उसके ऊपर फिर दूसरी डिपेंड करती है उनकी बिक्री के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, बाकी और किसी में इतना फर्क नहीं पड़ता, किसी भी टेक कंपनी में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनकी सप्लाई डिपेंड करती है यूसेज के ऊपर, उन्हें यूज़ कितना करा जा रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर। तो ये जो 1 वीक का टाइम फ्रेम है, जो 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर लार्जर टाइम फ्रेम। ये हमें एंगल एनालिसिस में यूज़ करे जाते हैं और सबसे ज़्यादा रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आज ही के दिन मैंने इसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था, आज का ही दिन था, ठीक है, 6 जुलाई 2021। ओके, सो इसलिए मेरे लिए ROS का बर्थडे है। चलो, इसमें एंगल एनालिसिस ऐसा होता है कि अगर हमें एक टाइम पीरियड में मार्केट इस तरीके से दिखती है तो वो कुछ एक टाइम बाद एक एंगल पे फ्लो करती है, फिर उस टाइम बाद एक एंगल पे फ्लो करती है, ऐसे करते करते ग्रो करती है। आप कोई सी भी मार्केट देख लो ऐसी ही दिखेगी। कई सारे इसके पार्ट होते हैं कि अगर आपका जो इतना मूव है ये आपका कितने टाइम में है, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये 2 साल में आया है, फिर ये आने वाला मूव शायद 1 साल में आ गया, फिर ये आने वाला मूव शायद आपका 0.5 ईयर में आ गया, और ये 0.25 ईयर में आ गया, मतलब 6 महीने में और 4 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में और फिर 3 महीने, इस तरीके से ये जो है ना जनरली टाइम के साथ इसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है और टाइम कम हो जाता है उस वैल्यू को और ज़्यादा अटेन करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मानो मैं आपसे कहता हूँ कि 2008 से और 2000
2018 तक 10 साल में बिटकॉइन की वैल्यू जाके $70,000 हो गई थी। ठीक है, $10 $70,000, या मैं कह सकता हूँ कि चलो $1,500 से या $2,000 से $70,000 गई। 10 साल लग गए। 2023 को दिसंबर में बिटकॉइन की वैल्यू $15,000 तक पहुंच गई थी। एक साल में उसकी वैल्यू दोबारा से $1,00,000 चली गई। तो आप देखो, टाइम 10 गुना कम हो गया। हमेशा एसेट का टाइम अपनी ही वैल्यू पे पहुंचने के लिए, अपने ही हाई पे पहुंचने के लिए समय कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म बेस्ट है इसका मतलब। हमेशा लॉन्ग टर्म वाले का फायदा ही होता है, शॉर्ट टर्म वाले का नहीं होता जनरली, क्योंकि उसे पता नहीं है वो जनरली पहले क्या हुआ है उसके अंदर, और हमेशा उसका मूव पहले से ज़्यादा ही आता है। अगर वो एक इंटरेस्ट बेस्ड करेंसी, या आप कह सकते हो कि एसेट जिसमें इंटरेस्ट है लोगों का, एक होता है इंटरेस्ट होना, एक होता है इंटरेस्ट नहीं होना। अब मैं आपको इसे चार्ट पे लेके चलता हूँ। रिपीटेशन और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप देखोगे तो गोल्ड की वैल्यू जनरली एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू रिस्की तो होती है, ऐसा नहीं है रिस्की नहीं होती, इसकी भी वैल्यू रिस्की होती है क्योंकि ये कमोडिटी में आता है। कमोडिटीज की वैल्यू 70 से 80% तक गिर सकती है, रेदर देन स्टॉक्स की या किसी बॉन्ड की या ईटीएफ्स की, आप उनकी देखोगे, लेकिन इनकी वैल्यू 70 से 80% तक गिर सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। लेकिन इनके अंदर एक रिपीटेशन टाइम चलता है। ठीक है, किसी ने मतलब आप ये समझो कि इनके अंदर रिपीटेशन टाइम चलता है। एक स्ट्रक्चर जितना समय लेता है, अगली बार वो स्ट्रक्चर अपने टाइम फ्रेम से बहुत ही कम टाइम में मूव दे देता है। वही वाला करके दिखाता हूं आपको। 1979 में मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल हुई थी उस वक्त। कब? जब कुछ कंट्रीज में आप देख सकते हो कि सप्लाई बढ़ी थी, एकदम से उनके अंदर खदानें निकली थी, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। ठीक है, और फिर एकदम से क्या हुआ, वहां पर सप्लाई कम हो गई तो उनकी वैल्यू बढ़ने लगी, तो एकदम वो वैल्यू बूम करी, क्योंकि भाई चीज़ भी ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो डिमांड भी बढ़ गई उनकी। फिर इस वजह से यही सेम पैटर्न 2009 में आया। आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है कुछ? मतलब 1979 का पैटर्न 2009 में आया है। कम से कम हो गए 30-35 साल हो गए, 30-35 साल में जाके पैटर्न आया सेम टू सेम। लेकिन क्या उसके बाद अपने ही हाई को तोड़ने के लिए मार्केट ने, क्या मार्केट ने अपने कितने दिन लगा दिए? आप देख सकते हो, आपको कितने दिन लगा दिए मार्केट ने? 10,000 दिन लगा दिए। मतलब 10,000 दिन तो बहुत होते हैं। ठीक है, इतने में तो निपट जाता है बंदा। अब क्या हमें इतना ही टाइम दिखेगा? समय बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका करीब आधा या फिर आधे से भी और कम, जैसे मैंने आपको बोला है, तो आधा क्वार्टरली इस तरीके से जो है यूज हो जाए। तो वी कैन सी कि मार्केट अपने हाई को तोड़ने के लिए लाइक दिस, ये अपना हाई है और जहां से इसका एरिया बना हुआ, जहां तक लो आप कह सकते हो, ठीक है, हाई को तोड़ा है एंड हाई से क्रिएट हुआ है लाइक दिस। यू कैन सी अपने ही हाई को तोड़ने के लिए मार्केट ने अपना समय आधा लिया है। अगर आप देखोगे मतलब करीब करीब थोड़ा सा कम ही लिया है, आधे से भी थोड़ा सा कम लिया है। दिस इज हाउ वी कैन। तो अब अगर दोबारा ऐसे पैटर्न बनता है तो वो और कम लेने की कोशिश करी, और भी ज्यादा आधा कम लेने, लेकिन ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव साइड ही है। आप देखो, इसमें लोअर लो टूटने का कोई मतलब नहीं होता, हायर हाई टूटने का ज्यादा मतलब होता है। अब ये ऐसी करेंसीज हैं जिनमें लीवरेज नहीं यूज कर सकते। मेरे हिसाब से इसमें लॉन्ग टर्म लीवरेज नहीं यूज कर सकते। रीजन ये क्योंकि इनकी वैल्यू 50% तक गिर जाती है। मान लो मैं 1:2 ले रहा हूँ। लीवरेज का मतलब समझते हो सभी? लीवरेज का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या होता है लीवरेज का मतलब? पता है? लीवरेज का मतलब होता है आप कितने परसेंट लेना चाहते हो, अगर मार्केट इतना उठती है उसका कितना आपको अपनी साइड से चाहिए। पहले इस चीज को समझो, लीवरेज क्या होती है। लीवरेज का मतलब होता है बेनिफिट। मैं एक काम करूं मेरे 10 हो जाए, मैं एक काम करूं मेरे 5 हो जाए, इसके हिसाब से उसे बेनिफिट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड का आज पूरे दिन में 1% पॉजिटिव मूव आया, लेकिन मैं बैलेंस का 1% मूव नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरा बैलेंस 5% मूव करे, तो मैं रेशियो 1:5 ले लूंगा। दिस इज माई लीवरेज रेशियो 1:5। दिस इज हाउ वी कैन यूज, इसी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है ना, तो नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट 50% नीचे गिर गई, मेरा बैलेंस 1:2 के रेशियो में भी 0 हो जाएगा, तो मुझे यूज नहीं कर सकते जनरल। तो इन कमोडिटी में तो बिल्कुल नहीं लगता मेरे हिसाब से, कमोडिटी में लीवरेज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स वैल्यू कैन बी डिक्रीज टू 40-50%। यू कैन सी 45% तक नीचे गई हुई है।
तो हिस्ट्री यही बताती है मेरे हिसाब से कि लीवरेज नहीं यूज कर सकते इसमें। ठीक, समझ आया? लीवरेज इज बेस्ड ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या है, वो तो अलग है, इंट्राडे वाला तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो तो आज के टाइम में है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये सेम पैटर्न आपको देखो यहां देखने को मिला, सेम है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगाया है वो मैं कह सकता हूं, बट पैटर्न लगभग सेम है, सेम बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद मार्केट ने अपना फिर से जितना टाइम था उसको फिर से आधा कर दिया, एंड देन फिर मूव दिया, और हर बार अपने मूव को बढ़ाया ही है। ठीक है, हर बार अपने मूव को बढ़ाया ही है, यू कैन सी। तो टाइम कम, मूव डबल। इफ आई से आपसे मैं ये कहता हूं कि चलो मान लो मेरे मेरे पास यहां से लेके यहां तक का ये एरिया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना समय आधा कर दिया, ये देखो आधा कर दिया, दिस इज द 50% टाइम। अगर 50% टाइम कर दिया तो मुझे डिमांड भी डबल चाहिए फिर। इफ द रेंज इज हाफ देन आई डिमांड डबल फॉर इट। ठीक है, एक तो ये, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे यहां से शुरू होगा, ब्रेकआउट यहां से हुआ है, तो मूव भी यहीं से मेजर होगा, यू कैन सी, यहां से, सॉरी, यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, चलो, ठीक है, एंड देन वी हैव दिस एग्जैक्ट सेम, और मार्केट यहाँ तक पहुंच भी गई है, थोड़ा सा ही मूव बचा हुआ है, अगर आप देखोगे तो फुल मूव है। तो अगर टाइम कम, मूव डबल, लार्जर टाइम फ्रेम की कहानी। अब ये तो चलो एक अलग चीज होगी, इससे ये प्रूव होता है कि किसी भी कमोडिटी की वैल्यू बहुत कम हो सकती है, तो मैं इसमें लेवरेज नहीं यूज कर सकता लार्जर टाइम, बट दे ग्रो। एंड अगर किसी भी कमोडिटी की वैल्यू कम होती है, दैट मीन्स लेयरिंग के बारे में सोचा जा सकता है जनरली। ठीक है, एंड एक स्पेस वाइज हम लोग ड्रैगन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जो ड्रैगन के बारे में जानते हैं जनरली। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जनरली, ताकि हम इसमें एवरेजिंग जनरली हो सके, बट इट्स सिंपल एज। ओके, अब ये 100 रुपये इन्वेस्ट करने वालों के लिए तो नहीं होती, ऑब्वियसली बात है, 100 रुपये में क्या रिटर्न ये उनके लिए है कि हाँ मार्केट ने अगर 20% रिटर्न दिया है, या 5 साल में 10 साल में दिया है जनरली, तो दिस इज हाउ ए एसेट इज फिक्स डिपॉजिटेड, इसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं जनरली। यही होता था पहले, पहले के समय में इसी को बोलते थे, और जब ये लंबे लंबे टर्म में निकल के आते थे ना बाहर, बहुत बड़ा रिटर्न मिलता था। इस तरीके से मैं तुम्हें एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल तो नहीं, फैमिली पर्सनल तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं जनरल। ये गोल्ड की कहानी है, जस्ट ए स्टोरी, नॉट एनी मोर देन ए स्टोरी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरी कमोडिटी के पास, जिसकी हालत ऐसी है कि रोना आ जाएगा देख के आपको। दिस कमोडिटी इज वेरी वेरी रिस्की इन लॉन्ग टर्म, इसको कभी भी लॉन्ग टर्म में मुश्किल ही करा जा सकता है, क्योंकि इसकी हालत ऐसी है कि इसे शॉर्ट टर्म पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग होल्डिंग्स में ये बेकार है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, मैं आपको बस रियलिटी से रूबरू कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर कोई चमक किसी बिल्डिंग में अभी नई नई आई है, या उसके जैसी कई सारी बिल्डिंग किसी एक जगह पर चमक रही है, वो तब तक चमक रही है जब तक ये है। जिस वक्त ये जीरो हो गया, उस वक्त उन जगहों की चमक खत्म हो जाएगी, फिर वहां जो लोग जा रहे हैं ना, वहां वापस आएंगे दौड़ते हुए। देखिए, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। इसमें लार्जर टाइम फ्रेम नहीं यूज कर सकते, इसमें सिर्फ लार्जर टाइम फ्रेम फॉर ए क्वार्टरली या मिनिमम टाइम के लिए ही इस्तेमाल करा जा सकता है, जैसे 4 आवर है, ठीक है, जैसे 8 आवर है, 12 आवर है, जनरली उसके लिए आप कह सकते हो। अब इसकी वैल्यू देखो आप, अगर जस्ट इमेजिन मेरे पास यहाँ पर एरिया था और ये कहाँ तक आ गई, 77%। अब जैसे बताया 77%, 30 रुपये बचेंगे अगर 100 रुपये लगाऊं, मेरे पे 30 रुपये बचेंगे। अभी तो मैं लीवरेज भी यूज नहीं कर रहा, वरना मैं डेबिट में, मैं पता नहीं कितने डेप्थ में चला जाऊंगा अगर मैंने इसमें लीवरेज लगा दी, मान लो किसी के कहने से। एंड इफ दिस कंटिन्यूज देन द बैलेंस इज 101% माइनस में चल रहा है, मतलब 100% नीचे आ गया। एक ऐसा जो ग्लोबली है उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो वी कैन नॉट यूज इट।
ऑब्वियस सी बात है, पहले तो कुछ लोग वहीं रुक जाएंगे जैसे ये नीचे की नीचे इतना बड़ा फॉल है। ठीक है, चलो ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो 2008 की स्टॉक मार्केट का फॉल है, हम इसे कह सकते हैं यूएस मार्केट का। ठीक है, इन्फ्लेशन या फिर आप मतलब रिसेशन बहुत तगड़े वाला था उस वक्त, लेकिन बट कोई ग्रोथ है? नथिंग। यही ग्रोथ अगर तुम यूएस मार्केट की देखोगे ना तो तुम्हें मजा आ जाएगा देख के, सेम चीज। अरे यार ये दिखा नहीं रहा, चलो छोड़ो, कोई नहीं। दिखाता तो मैं बताता, अच्छा है नहीं दिखा रहा, स्टॉक एनालिसिस हो जाता वरना। दिस इज हाउ इसको इस्तेमाल करा जा सकता है सिर्फ डे ट्रेडिंग में, इंट्राडे में कह सकता हूँ मैं उसमें ही, या डे एनालिसिस में, इंट्राडे एनालिसिस में, वन वन मंथ एनालिसिस में, मंथली एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं इसको हम लोग, इससे ज़्यादा में से यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो फॉल है ये 2008 का है, 2000 उस वक्त का है। ठीक है, ये जो फॉल है ये आपका कोविड-19 के समय का है, क्योंकि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रुक गई थी, तो तेल का यूज़ ही क्या है? नथिंग, वैल्यू ही नहीं है, फिर जीरो होगी वैल्यू। उसके बाद ही तो कुछ कंट्रीज हैं जो आज चमक रही हैं, क्योंकि वैल्यू इनकी 100 गुना हो गई थी, मतलब इनको अपनी परसेंट का करीब जिन्होंने यहाँ पर लिया हुआ उनको अच्छा खासा कुछ मिला है ना, इसलिए कुछ चमक रहे हैं आज की डेट में। दोबारा अगर जीरो हो गई तो फिर वैसे ही हो जाएंगे। फिर नज़र नहीं आएंगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो यूएस ऑयल है, इसको जो छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 30 मिनट्स हो गया, 4 आवर हो गया, दिस इज बेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। समझ आया? इसमें समझ आया थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है? अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बिटकॉइन बताया, बिटकॉइन है ये। ठीक है, बिटकॉइन का तो मैं ऑलरेडी आपको शायद बता चुका हूँ, बिटकॉइन का मैंने एनालिसिस कर दिया कि ये किस तरीके से अपने टाइम के साथ ये भी इंक्रीज करती है। ये भी हाईली रिस्क आप कह सकते हो कि एसिड है, जिसमें हमें जनरली वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं दिखती जो होल्ड कर सके, ये होल्डिंग वाली नहीं है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है, बट इसके अंदर भी वही है कि जो वैल्यू है उसी को यूज़ कर सकते हैं, इसमें लीवरेज तो नहीं कर सकते क्योंकि हाईली रिस्की है इस वजह से। लेकिन हाँ, इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये बिल्कुल है, क्योंकि अब इतनी इतनी ज़्यादा मार्केट कैप हो चुकी है, तो जीरो तो होने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एकदम 50% नीचे गिर जाए, बट जीरो का तो कोई चांस नहीं है। यूएस ऑल से तो बहुत सेफ है, जितना मुझे दिखता है ये यूएस ऑल से तो बहुत ज़्यादा सेफ है ये, rather than this। और अगर कल को मैं यूएस ऑयल का नहीं है तो ये कोल्ड वॉलेट में भी रह सकता है, दोनों चीज़ सेफ है इसमें, लेकिन वो इससे ये उससे ज़्यादा सेफ है, बहुत सेफ है, एंड इट्स हाईली वॉलेटाइल देन इट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के भाई की, 2017 में जो आए थे, इथेरियम की। इथेरियम 2017 में लॉन्च हुआ था सितंबर में, और ये भी सेम उसी का ही है। ये भी आप कह सकते हो कि ये भी हाईली रिस्क की है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। आप खुद देखो लॉन्ग टर्म में कितना रिस्की होता है चीज़ों को। ये नए नए एसेट्स हैं, बैंक क्यों मना करते हैं इनको? कभी कभी देखा है सरकार क्यों मना करती है कि भाई तुम ऐसे एसेट्स को यूज़ मत करो जो सेंट्रलाइज नहीं है? इसलिए तो नहीं करती है क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जो जो बड़े बड़े लोगों की थिंकिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है ना, लॉन्ग टर्म वाली थिंकिंग होती है, तो वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। कोई भी सेंट्रल बॉडी किसी भी देश की बेवकूफ़ नहीं होती कुछ को छोड़कर कि वो किसी भी चीज़ को ऑथोराइज कर देगी और आप चलो, क्योंकि अगर उन्हें उनका फ़ायदा है तो ठीक है, अगर वो जनता का फ़ायदा देख रही है तो वो नहीं करेंगी, वो अलाउ नहीं करेंगे। उन्हें पता है जनता तो लुटा देगी पैसा, जनता का क्या है। ठीक है, वो तो 10 रुपए की टीम बना के अपने आप को करोड़पति बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी अगर अलाउ कर दिया पता नहीं क्या कर देंगे। ऐसे ही वो थोड़ा बहुत वो रहता है। अब जैसे नॉर्मल स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करोगे ना, उसमें तो उसमें यह है कि वो कंट्रोल्ड है, उनके हाथ में वो लिक्विडिटी कंट्रोल है। इफ इट इज डाउन देन दे कैन पुश। एग्जाम्पल के लिए तुम कोई भी देख लो, कोई भी इंडेक्स देख लो, ये इंडेक्स है हमारे देश का इंडेक्स है, बताओ ये कब तुम्हें ये मार्केट में 70% डाउन दिखाए? बताओ कितना समय हो गया इसको, कब दिखाए 70% डाउन? लास्ट से लास्ट 40% है। इट्स नॉर्मल, क्योंकि क्रैश के टाइम का है वो, कोविड में तो सबकी वैल्यू गिरती, बट नहीं हो सकता ना, क्योंकि कंट्रोल्ड है, कोई भी कुछ भी कंट्रोल्ड होता है अच्छे तरीके से। समझ आएगा? तो अलाउ वही होता है जिससे लॉन्ग टर्म में फायदा मिल सके और लॉन्ग टर्म में नुकसान ना करे, सरकार उसी के साथ रहती है। ठीक है,
ऐसे लोग गालियां देते हैं सरकार को, बट कुछ कुछ चीज़ों में यार अच्छा मान लिया करो। स्टॉक मार्केट में तो मैं कह सकता हूँ कि आवर गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट। सरकार हमारी सबसे बढ़िया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कैसे बचाना है लोगों का पैसा और किस तरीके से ग्रो करनी है। ठीक है, हमारी इकॉनमी सिर्फ इतनी सी नहीं है, दूसरी बाकी सिटीज़ की तरह, दुबई की तरह इतनी सी इकॉनमी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में जो रहते हैं, दिल्ली से मुरतल तक की इकॉनमी दुबई की है, आप ये समझ लो, इतना सा एरिया है बस उसका। ये पूरे देश की नाखून के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ सोच के करना पड़ता है जनरली, आप समझ सकते हैं। ठीक, वो अलग बात है कि अ, चलो चलो, वो कभी और किसी चीज़ में बात करेंगे। सो इसीलिए इन सब में तो लॉन्ग टर्म का कोई मतलब नहीं है, बट लार्जर टाइम फ्रेम में अगर इनको हमें सॉल्व करना है तो वी कैन ओनली यूज बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। ठीक है, इनके अंदर हम लोग रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। देखो, जो डिसेंट्रलाइज एसिड्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंसेस ज़्यादा यूज होते हैं रेदर देन सपोर्ट। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में पुश ही आता जा रहा है तो हम सपोर्ट ही यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, जैसे स्टॉक मार्केट हो गई। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज मार्केट होते हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा यूज होते हैं, क्योंकि मार्केट हमें डुबाती रहती है। XRP देख लो आप, XRP दिखाऊं, यू कैन सी द XRP। ये देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस से ज्यादा यूज दिखेंगे आपको रेदर देन सपोर्ट। किसी की वैल्यू इतनी है तो फिर जीरो, फिर किसी की वैल्यू इतनी है फिर जीरो। समझ आया? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो इस तरीके, इसलिए डिसेंट्रलाइज मार्केट को अलाउ नहीं करते। दे कैन ओनली ट्रीट एज ए शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म गेन वाला है। ठीक है, समझ आया? दैट्स इट। हर किसी की किस्मत में आईपीओ नहीं आता ना, बस ये समझो। ना आईपीओ आने लग गया तो फिर अजी 20 रुपए का आईपीओ मिला है, आज 2000 चला गया है, क्या बात, 200 गुना रिटर्न मिला है। फिर वो बंदा एकदम निकालेगा नहीं उसे, अब कहेगा अब तो मेरे ऊपर जाने तक ये शेयर रहेगा। ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं इसको। अगर मैंने आईपीओ ले लिया और मेरा अगर ये 2000 हो गया तो 20 रुपए आएगा तभी निकालूंगा, नहीं तो निकालने का नहीं उसे। वो बकाया आएगा कोई बात नहीं, बट वही है, पहले आओ पहले पाओ वाला। ओके, अब तो और भी छोटा हो गया, जैसे मीम कॉइन सुनते होंगे आप। मीम कॉइन में ऐसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्कैम चलते हैं मीम कॉइन। एग्जांपल के लिए आपको बचाने के लिए भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। अभी अ, जैसे आप कोई भी मेरी लाइव स्ट्रीम पे जाओगे, मेरी या किसी की भी लाइव स्ट्रीम पे, ये दिख रहे हैं आपको, ये सब मीम कॉइन्स हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये रग पुल करते हैं। ये आपसे बोलेंगे जाके कॉइन को खरीद लो, ये $1 मिलियन हो जाएगा, ये $1 हो जाएगा, $3। जैसे ही आपने पैसा लगाया, ये अपना पैसा या आपका पैसा अपना पैसा निकाल के कॉइन जीरो कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड रग पुल। और कुछ कंट्रीज में ये लीगल है, इसलिए ऐसा करते हैं। तो स्पैम कमेंट्स हैं, इनको कभी मत यूज़ करना। ये जो भी आते हैं, ये सबके उस पर दिखेंगे, अच्छे से अच्छे यूट्यूबर्स के उसमें आपको दिखेंगे, तो इससे दूर रहना। ये वही चीज़ है, ये मीम आईपीओ बोलते हैं इसको एक तरह से, लेकिन ये टोटल इलीगल है। पैसा चला गया तो सरकार भी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो ये कई सारे देखो भरे पड़े हैं, ये जहाँ देखोगे ना आप, ये देखो भरे पड़े हैं। नाइस वीडियो, नाइस क्रिटिसिज्म। मैंने तो क्रिटिसिज्म करा ही नहीं, अपने आप ही बोल रहा है। देखो बॉट है ना, इसे पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। लास्ट हमारे सामने बचता है, लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेक्स के कुछ पेयर्स। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूं, यूएसडी INR। ठीक है, ये देखो आपका यूएसडी INR। जो कंट्रोल में है ना, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल में होती है, उसे जीरो नहीं होने देंगे सीधे। करेंसी का तो करेंसी है। ठीक है, मैं अगर आज कल को $12 पे खरीदता और आज मैं 80 पे बेचता, तो लॉन्ग टर्म में देखो ना क्या फ़ायदा मिल रहा है। मतलब ये वही चीज़ है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई एक तरह से, जिसमें मैं छोटा देख रहा हूँ और बड़े पे बेच रहा हूँ। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई एक तरह से, कि अगर मैं 1973 उस वक्त अगर मान लो कर रहा होता कोई, हमें लगता है यार बहुत महंगा चल रहा है, ₹8, क्योंकि उस वक्त ₹8 बहुत होते थे।
ठीक है, लोगों की करीब 800-900 रुपये की शायद सैलरी हुआ करती थी। मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम दिख रहा है आपको, ये डायनासोर दिख रहा है, इसका मतलब है इससे पीछे नहीं है कुछ भी डेटा। तो 1970 की बात है, 1977 की बात है, हर्षद मेहता से पहले की भी टाइम की बात है। तो उस वक्त बड़ी वैल्यू होती थी उन छोटे छोटे चीज़ों की। ठीक है, आज 80 रुपये की वैल्यू है, $1 है। अभी अगर मैं $1 बोल दूंगा, 80 रुपये बोल दूंगा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा यार 2 समोसे आ जाएंगे, एक पेप्सी आ जाएगी। उस वक्त ऐसे ही लगता था, पहले भी यही था, 2 समोसे आ जाएंगे, एक कोका कोला आ जाएगी। सेम आज भी है, कोई फर्क नहीं है, बस लोग उस वक्त लगाने नहीं चाहते थे। जब जब मार्केट उठी तब अमाउंट नहीं था, आज मार्केट इतनी है, आज अमाउंट नहीं है। तो वो सेम चीज़ है, वो थिंकिंग सेम है। फिर ये कुछ टाइम बाद ये सांप और बड़ा हो जाएगा ना, देन फिर लोग फिर लाइक फिर से यही सोचेंगे यार काश यहाँ होता तो यहाँ चल रहे थे। सेम चीज़ है, मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, आप कह सकते, बट दीज आर फॉरेक्स, दीज आर हाईली कंट्रोल्ड। फॉरेक्स करेंसी हाईली कंट्रोल्ड होती है, दीज कैन बी यूज्ड एज ए लीवरेज। ओनली फॉरेक्स मार्केट कैन बी यूज्ड एज ए लीवरेज। इसलिए कुछ ही पेयर्स अलाउड हैं, यूएसडी INR है, JPY INR है, हमारे देश में तो इतना, बाकी सब कंट्रीज में अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई सी भी करेंसी देख लो तुम दुनिया की, USD JPY, ठीक है, यू कैन सी इनकी तो वैल्यू ही खराब है, इनकी क्या बात करें। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ मैं तुम्हें। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी करेंसी नहीं अलाउ कर रखी जिसके साथ INR का पेयर ना हो। कोई सी भी पेयर देखोगे ना, सबकी तुम्हें ग्रोथ दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी हालत। उसके अलावा जितनी भी करेंसी हैं उनको अलाउ नहीं कर रखा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो सकती है। GBP INR यू कैन सी इजीली, तुम्हें सारी करेंसी वही मिलेंगी जिनकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, जिनमें मतलब हमें रिटर्न मिल ही सकता है, कहने का मतलब ये। ठीक, USD INR हो गया, JPY INR देख लो, JPY INR है तो, अरे ये क्या लगा दिया, कैन सी लाइक दिस, इसकी तो वैल्यू ही कम है, बट इट इज नॉट कि वो अपने जीरो पे आने की कोशिश करेगी। समझ आया? ये बस मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, दैट्स इट। तुम्हें क्या लगता है सरकार बेवकूफ है? सरकार नहीं, ये सेबी की बात कर रहा हूँ, सेबी RBI की। बहुत लोगों से 100 साल आगे सोचते हैं वो, तभी तो किसी चीज को अलाउ करते हैं, किसी चीज को नहीं अलाउ करते हैं। फिर वही है कि अगर बंदा दिमाग लगाए तो पैसा बना भी लेता, अगर तुम अलाउ करो वही, लेकिन हर कोई लगा नहीं सकता ना। हर किसी के पास इतने अच्छे कंसल्टेंट नहीं होते, हर किसी के पास इतनी जो रिसोर्सेज नहीं होते, लोगों के पास लैपटॉप नहीं है ट्रेड करने के लिए। फिर वो ऐसी मार्केट को कैसे यूज करेंगे जो खुद ही लॉन्ग टर्म में नहीं चल पा रही है। ठीक है, समझ आया? जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ सारी चीज़ों की, कौन कौन सी चीज़ कैसी है क्या नहीं है। मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे रहा कि इसे इसे खरीदो, इसे बेचो, कुछ नहीं, नथिंग। जस्ट किस मार्केट में क्या क्या होता है और क्या हो चुका है उसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको लॉन्ग टर्म के एनालिसिस के बेसिस। ठीक है, और किस मार्केट में क्या लीवरेज हो, जिसके साथ रिलेशन देश के खराब है लॉन्ग टर्म में वो खराब है, जिसके साथ देश के रिलेशन अच्छे हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा है, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट।